चले जी स्टार्ट करें बच्चों, रेडी है सब, स्टार्ट करें। अच्छा एक थोड़ा सा क्विक रिकैप लेते हैं। लास्ट क्लासेस वाले हैंडआउट लेकर आए ना आप लोग, जो लास्ट 2 क्लासेस में। फैन ऑन कर दो यार, फैन ऑन कर दो यार, यार पहले से क्लास स्टार्ट होने से पहले कर लिया करो ना यार। ऑन है भाई, रिमोट से चलेगा ये। चले ऑन हो रहा है, ऑनलाइन वाला आपको क्लियर है, आवाज आ रही है? हम एक काम ये कर लेते हैं, हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी वो हमने क्या पढ़ी प्यारे बच्चों? आयजा, आयजा 200 पढ़ा, सही है। और आयजा 200 से पहले ऑडिट के एलिमेंट्स पढ़े। आयजा 200 में हमने ये पढ़ा कि यार मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद और टू प्रोवाइड टू ऑडिटर। अच्छा भाई, यहां तक बात समझ आती है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या थी? टू ऑब्टेन which is the, but it cannot be or expected to obtain absolute assurance. क्यों? because there are inherent limitations। ऐसा ही है भाई। और वो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या थी? वो पहली इनहेरेंट लिमिटेशन थी एस्टिमेट्स था, दूसरा था मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड, तीसरा मैनेजमेंट क्या कर सकती है? फ्रॉड कर सकती है, और चौथा, ये बात समझ आती है। इसमें आपको ऑडिट करना नहीं सिखाया, आइजा 200 में आपको ऑडिट करना नहीं सिखाया। इसमें इसने आपको क्या सिखाया है? इसने आपको सिर्फ ये सिखाया है कि यार देख ले, ये कुछ काम मैनेजमेंट के है, ये कुछ काम आपके है। आपने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। कैसे लेनी है आगे जाके पढ़ेंगे, सही है। रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है। थोड़ा बहुत क्लास में समझ आ रहा था कि भाई अगर 100 मिलियन की रेवेन्यू है तो आप 2 मिलियन का रेवेन्यू वेरीफाई करके ये नहीं कह सकते कि मैंने रीजनेबल एश्योरेंस है। तो एक कॉन्सेप्ट यहां समझ आता है कि रीजनेबल एश्योरेंस है क्या। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो हमारे पास थी इनहेरेंट लिमिटेशंस। के यार देखे ना, एफएस में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, एनआरवी, इन सब में एस्टिमेट। जब एस्टिमेट्स 100% एक्यूरेट नहीं है तो आप एश्योरेंस भी 100% ऑब्टेन नहीं कर सकते। सेकंड, मैनेजमेंट आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। किसी वेयर हाउस में आग लग गई, आपको थोड़ी बताइए 1000 वेयर हाउस, और आपको पता भी नहीं चल सकता। तो आप तो इसमें वहां पे तो इंपेयरमेंट होनी चाहिए थी, या वहां तो डिस्क्लोजर जाना चाहिए था, वो तो आपको पता ही नहीं चल सकता। तो मैनेजमेंट आपको शायद इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तीसरा सबसे बड़ा मसला, मैनेजमेंट क्या कर सकती है? ये तो पहले दिन से फ्रॉडिया थी ना, तभी तो हमको अपॉइंट किया गया, तभी तो हम नाज़िल हुए इस दुनिया में। अदरवाइज हम ऑडिटर कभी इस दुनिया में आते ही नहीं। और चौथा भाई, मैं तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर ही नहीं सकता। जब मैं ट्रांजैक्शंस को ही वेरीफाई नहीं कर सकता तो मैं 100% ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं कर सकता, तो मैं 100% ओपिनियन एक्सप्रेस कैसे कर सकता? ये बात समझ आती है बच्चों। फिर हमने कहा अब यहां से हमारा ऑडिट स्टार्ट हो रहा है, और वो क्या था? आइजा 315। और यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जी एज एन ऑडिटर आपने क्या ऑब्टेन करनी है? जल्दी, छेती छेती, जबरदस्त। एज एन ऑडिटर आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। और किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? एनवायरमेंट की, एंटिटी की। एनवायरमेंट में किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी थी? इंडस्ट्री की, रेगुलेशन की। एंटिटी में किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी थी? भाई आपका काम क्या है, आपके पास पैसा कहां से आया और आपने पैसा इन्वेस्ट कहां पे किया। हमने कहा सुनिएगा मेरी बात को, ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने से मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या आइडेंटिफाई होता है? ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे ये पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहां पे मसले हो सकते हैं, इन्वेंट्री में ये मसला हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का ऑडिट करने आएंगे तो आप लोग किस चीज का अंडरस्टैंडिंग लेंगे? नेचर की। तो जब आप नेचर की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आप कहेंगे कि यार इनका बिजनेस क्या है? इनका बिजनेस है कि उन्होंने जगह ली है। जगह किस में ली है? हाँ जी, रेंट पे ली है। रेंट पे ली है तो यार क्या अप्लाई हो जाएगा? रेंट पे ली है, एक जगह मैंने रेंट पे ली और मैं यूज कर रहा हूँ, इकोनॉमिक बेनिफिट मैं ही कर रहा हूँ। IFRS 16 पढ़ा हुआ है? जिसने पढ़ा हुआ हो तो भाई ये तो मेरे पास राइट टू यूज
एसेट एसेट को यूज करने का राइट मेरे पास। आप कहेंगे एक रिस्क है, मैनेजमेंट ने शायद राइट टू यूज एसेट सही डिटरमाइन नहीं किया होगा, उसके अंदर जो इम्प्लिसिट रेट होगा वो सही डिटरमाइन नहीं किया होगा, जो डिस्काउंट रेट होगा वो सही डिटरमाइन नहीं, जो फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे वो सही डिटरमाइन नहीं किए होंगे। फिर आप मजीद आएंगे, आप कहेंगे नेचर क्या है? नेचर ये है कि भाई 6 महीने का बैच चलता है यार। अभी अभी हमारा कौन सा बैच है? मार्च 23 का। लेट से IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का ईयर एंड दिसंबर है। आप कहेंगे दिसंबर ईयर एंड है इनका, और इनका एक बैच स्टार्ट हुआ है कौन सा? मार्च 23 का। मार्च 23 का बैच स्टार्ट हुआ है, बच्चा सितंबर में पेमेंट कर देता है, क्या रिस्क है? हाँ जी, क्या रिस्क? जल्दी छेती छेती। हाँ जी भाई, देयर इज अ रिस्क है कि स्कूल ऑफ फाइनेंस ने सारा का सारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। हालांकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो मुझे ओवर दी पीरियड देनी है, मुझे तो अगले 4-5 महीने बैठ के आप लोगों को पढ़ाना है, मुझे पेपर से पहले तक आप लोगों के साथ रहना है। तो इट मींस आज जो मुझे पैसा मिल रहा है मैं उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, तो जब तक आपके पास नेचर ऑफ द एंटिटी नहीं होंगी, ये चीजें नहीं होंगी, आप कभी भी एज एन ऑडिटर ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई। तो अभी जो आपने कहा भाई ये रिस्क हो सकता है कि मैनेजमेंट ने स्टूडेंट से जो फीस रिसीव करी उसका रेवेन्यू सही रिकॉर्ड, इससे आपको रेवेन्यू के ऊपर कोई एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ है। एविडेंस तो आगे जाके परफॉर्मेंस फेज में आएगा। अभी आप कह रहे हैं रेवेन्यू में ये मसले हो सकते हैं। भाई प्लान आई भी है, प्लान क्यू भी है, आपने प्लान आई सेल किया, प्लान क्यू का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, प्लान क्यू सेल किया, आपने प्लान आई का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। देयर आर इश्यूज जो कि आप आइडेंटिफाई, लेकिन इन सब से रेवेन्यू पे आपको एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ। बिकॉज मेरे प्यारे बच्चों, आप कौन से फेज में है अभी? जल्दी बता दें। आप प्लानिंग फेज में, आप सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहां मसले हो सकते हैं, और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑडिट रिस्क। कि भाई IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के रेवेन्यू में ये मसला हो सकता है, रेंट एक्सपेंस में ये मसला हो सकता है, राइट टू यूज एसेट में ये इश्यूज हो सकते हैं। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों यहां तक सारे? अच्छा, हमने कहा ये जो मुझे अंडरस्टैंडिंग मिलती है ना प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए क्या कहलाती है? रिस्क फैक्टर्स। ऐसा ही है। और इस रिस्क फैक्टर्स को मैंने लिंक करना होता है या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल से या फिर एजर्शन लेवल से। ऐसा ही है यार, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल से या FS लेवल। क्या होता था कि आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी आइटम से लिंक नहीं कर सकते। ये रिस्क ऐसा है जो कि पूरे के पूरे FS में मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है आपको, तो अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है आपको, तो इसका मतलब है वो PP में भी मसला कर सकती है, वो इन्वेंट्री में भी कर सकती है, वो रेवेन्यू में भी कर सकती है, वो कैश। आप इसको किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से लिंक नहीं कर सकते। एजर्शन लेवल का रिस्क क्या है? जल्दी छेती। हाँ जी, कि बैलेंस शीट या P&L के किसी एक आइटम की किसी एक एजर्शंस में। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, हमारे पास इन्वेंट्री होता है, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होता है, हमारे पास अकाउंट पेबल होता है, हमारे पास कैश एंड बैंक होता है। P&L हमने डिस्कस नहीं किया था, लिख देता हूं सिर्फ। हमारे पास रेवेन्यू होता है, हमारे पास एक्सपेंसेस होता है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी, नेचर ऑफ द एंटिटी, ईयर एंड दिसंबर है, सितंबर में पैसे मिल जाते हैं, अगले मार्च तक के पैसे मिल जाते हैं। ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, ये वो सिर्फ किससे लिंक है? इसमें इसकी वजह से PP में कोई मसला नहीं है, इन्वेंट्री में कोई मसला नहीं है। ये कौन से लेवल का रिस्क कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये एजर्शन लेवल का रिस्क कहलाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों, मैं ऑपरेशंस कर रहा हूं, तो मुझे कैंपस चाहिए, तो पैसे कहां से लिए? लेट से पैसे मैंने बैंक से लिए। कहां इन्वेस्ट करा? इस कैंपस में इन्वेस्ट करा। इस कैंपस में जब मैंने इन्वेस्ट करा, आप कहेंगे तो IFRS 16 के हिसाब से राइट टू यूज एसेट है, राइट टू यूज एसेट है प्यारे बच्चों। ये FS लेवल का रिस्क, इसकी वजह से रेवेन्यू में मसला नहीं हो सकता, इसकी वजह से इन्वेंट्री में मसला नहीं, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ कहां मसला हो सकता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मसला हो सकता है। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आ रही है? हम सबको क्लियर है? हम सारे यहाँ पे? अच्छा, तो हमने इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया था। हमने कहा था हमारे पास एजर्शंस क्या होती है बैलेंस शीट के लिए? हमारे पास एजर्शन है, कौन सी एजर्शन है? एग्जिस्टेंस। दूसरी राइट्स एंड अगेन कैंपस की बात करूं तो कैंपस में एग्जिस्टेंस का मसला नहीं है, कैंपस तो एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही कैंपस है, दो मसला नहीं है। राइट भी मेरा है, किस चीज का मसला है? और वैल्यूएशन जब आप करते हो तो आपको आइडिया होगा, आप डिस्काउंट रेट लेते हैं, आप फ्यूचर कैश फ्लोज वगैरह ले रहे हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैनेजमेंट उस एसेट की वैल्यूएशन सही नहीं करेगी। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों?
ये हमने थोड़ा बहुत पिछली 2 क्लासेस में पास्ट पेपर्स के साथ डिटेल में इसको हमने डिस्कस किया था। यहां तक क्लियर है सर? एक सवाल लास्ट क्लास में था आपके पास, उसके ऊपर आएंगे जल्दी से। या जिसके पास हैंड आउट नहीं है उसको ये दे देते हो भाई। यार यहाँ पे कोई आके दे देगा ये हैंड आउट, ये पड़े हुए वैसे, ये वाली दे दो। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? रोहन बिल्कुल बिल्कुल। चले यार, क्या हो गया? डन है अब्दुल रहीम? बच्चे एक सवाल आपके पास आ रहा होगा, यार मुझे 1 सेकंड हैंड आउट दिखाओ। पढ़ा हुआ एक्स्ट्रा या बहुत से लेता। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था प्यारे बच्चों, और अब आपके पास एक सवाल है। द कंपनी हैज, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पैराग्राफ हमने रीड नहीं किया था। द कंपनी हैज इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंटली इन द कोला एंड fizzy drink production process at the factory. This resulted in an expenditure of $5 million. मैं 2 मिनट दे रहा हूं, मुझे ऑडिटर्स चाहिए इसका, जल्दी छेती छेती। ये सवाल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला पार्ट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्विकली, बिकॉज इसी पार्ट के बेसिस पे हमारा आगे पूरा एक टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये बड़ा जरूरी है कि हमें एक बेस पता चल जाए, सही है, और इसी के बेसिस पे हमारा एक अगला टॉपिक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसला क्या है? मसला ये है कि कंपनी ने कहां पे इन्वेस्टमेंट करी है भाई? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में। मतलब वो खरीदा 10 साल पहले है, आज मजीद उसके अंदर कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कर दिया। कुछ वर्ड्स आपको समझ आ रहे होंगे, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कर दिया। कितने के करें? $5 मिलियन का, ऐसा ही है। अच्छा, इसी सवाल में लिखा हुआ है आपके पास नीचे कि आपका प्लांट फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा, याद आ रहा है? सवाल में लिखा हुआ था ना नीचे, ड्यू टू द न्यू कॉम्पिटिटर एंड न्यू टेक्नोलॉजी द कंपनी इज नॉट एबल टू सेल कोला ड्रिंक, देयरफॉर द प्लांट एंड मशीन इज नॉट रनिंग एट द फुल कैपेसिटी। तो मेरे पास एक रिस्क फैक्टर था कि प्लांट मेरा फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा। मैंने कहा प्लांट मेरा फुल कैपेसिटी नहीं चला, तो मसला कहां पर है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। पीपी, पीपी की एक्सेसेस का मसला है, कंप्लीटनेस का, राइट्स का, किस चीज का? पीपी की वैल्यूएशन 2 स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है, एक आईएस 16 है, दूसरी आईएस 36 है। 16 का मसला है, 36 का मसला है? 36 का मसला है कि प्लांट शायद आपका क्या हो चुका है? इंपेयर्ड हो चुका है। मैनेजमेंट ने एडिक्वेट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड, ये बात समझ आती है, लास्ट क्लास में ड्राफ्टेड आंसर है हमारा, सही है। अच्छा जी, अब मैं कहता हूं, अब मैं इसको पकड़ लेता हूं भाई, 5 मिलियन लगा दिए प्लांट में, इसी प्लांट में कितने मजीद लगा दिए? तो इसका मतलब है मैंने आईएस 16 के हिसाब से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करी है। मैनेजमेंट ने शायद उसको क्या कर दिया होगा? कैपिटलाइज। लेकिन आईएस 16 कहता है जब आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करें तो आपने देखना होगा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो कहां पे जाना चाहिए? वो एक्सपेंस आउट होना चाहिए, याद आ रहा है? तो मैंने कहा अब 36 का मसला है नहीं, किस चीज का मसला है? प्लांट पे मजीद खर्चा करने से प्लांट की एग्जिस्टेंस का रिस्क है। प्लांट तो एग्जिस्ट करेगा यार, क्या 1 से 2 हो जाएंगे? नहीं। क्या मेरा राइट खत्म हो जाएगा? नहीं। किस चीज का मसला है? अगेन वैल्यूएशन का मसला है, लेकिन कौन सी वैल्यूएशन? 16 में मेरे पास कॉस्ट आती है, 16 में मेरे पास डेप्रिसिएशन आती है, डेप्रिसिएशन का मसला है। नहीं, किस चीज का मसला है? मेरे पास कॉस्ट का मसला है। और इस पे आईएस 16 क्या कहता है? आईएस 16 कहता है कि अगर आप एसई लिख रहे हो, अगर आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो या तो वो
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का होता है या फिर वो कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए। मेरे दो रिस्क हो सकते हैं, सुनिएगा ये आप दोनों के लिए, मेरे दो रिस्क हो सकते हैं कि जो कैपिटलाइज नेचर का है मैंने गलती से उसको क्या कर दिया हो, चार्ज आउट, ये भी एक रिस्क है। और ये भी तो रिस्क है कि एक्सपेंस आउट होना चाहिए था और मैंने क्या कर दिया, पेपर में कौन सा लिखना चाहिए, दोनों नहीं, पेपर में कौन सा लिखना चाहिए कि एक चीज जो कि एक्सपेंस आउट होनी चाहिए मैनेजमेंट ने कैपिटलाइज कर दिया है, एक्सपेंसेस कम कर दिए, एसेट ज्यादा कर दिए, मैं ये वाला लिखूं या मैं ये लिखूं कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटलाइज होना चाहिए और मैनेजमेंट एसेट नहीं बढ़ा रही, मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस को और कम करिए। मुझे बताएं कौन सा लिखूं प्यारे बच्चों। हाँ जी, मैं रिस्क ये लिखूंगा कि पीएनएल नेचर का है, एक्सपेंस आउट होना चाहिए था लेकिन मैनेजमेंट ने क्या कर दिया। प्यारे बच्चों इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि एसेट और इनकम के लिए एज एन ऑडिटर ओवर स्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा होता है। मैनेजमेंट इनकम और एसेट को ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो वो एसेट और इनकम को ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगी। तो एसेट और इनकम पे हमेशा किस चीज का रिस्क होता है हमारे पास, ओवर स्टेटमेंट का इनहेरेंट रिस्क है। ओवर स्टेटमेंट का, अंडर स्टेटमेंट का भी हो सकता है। जो सेठिया कंपनी होती है वो तो टैक्स छुपाना होता है उनको, जब उनको टैक्स छुपाना होगा तो वो कैपिटलाइज थोड़ी करेगी, वो तो सारा का सारा क्यों लेके जाएगी, ताकि उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होगा तो टैक्सेबल इनकम भी कम होगी। तो ये दोनों रिस्क हो सकते हैं, लेकिन पेपर में हमें कौन सा लिखना होगा जहां पे मेरे पास एसेट और इनकम में ओवर स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट का भी रिस्क है, अंडर स्टेटमेंट का भी रिस्क है, लेकिन मैं एक ही लिखूंगा। और कौन सा लिखूंगा यार, मैनेजमेंट क्या करेगी, एक चीज जो कि एक्सपेंस आउट होनी चाहिए उसको एक्सपेंस आउट नहीं कर रही बल्कि क्या कर रही है, तो अपने एसेट भी बढ़ा रही है, अपने प्रॉफिट भी बढ़ा रही है और एक्सपेंसेस को कम कर रही है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, अब उसको मैं ड्राफ्ट कैसे करूंगा, द ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज इन्वेस्टेड $5 million इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये सवाल से कॉपी कर लिया। Therefore, there is a risk of overstatement of valuation of PP. क्यों रिस्क है, बिकॉज देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर ऑफ revenue nature and it should be charged to, and the management may have capitalized it in the property plant and equipment. ये प्रोसीड, ये सुनिएगा, ये रिस्क आइडेंटिफाई करने से मुझे पीपी में एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ है। एविडेंस कब होगा, आगे जाके परफॉर्मेंस बेस में। मैंने कहा यार यहाँ पे ये मसला भी, जब मसले आइडेंटिफाई करूंगा तभी तो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूँ। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों। तो मैं जितने भी इन एरियाज के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा इसमें से किसी एरिया के ऊपर भी मुझे एविडेंसेस ऑब्टेन, अगर मैं कोई रिस्क आइडेंटिफाई करूं कि रिस्क किस चीज का हो सकता है, एग्जिस्टेंस का रिस्क किस चीज का हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंपनी का एक प्लांट है जो कि अंदरूनी सिंध में, और वहां पे सैलाब आया हुआ है। अब मैं कह सकता हूं कि शायद प्लांट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। प्यारे बच्चों इससे मुझे एग्जिस्टेंस में मैंने एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं करे हैं, मैंने सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करा है कि सैलाब की वजह से जो अंदरूनी सिंध में प्लांट था वो शायद आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करता। आप समझ आ रहे हैं, मैंने लेकिन जब तक मैं जाके देखूंगा नहीं मुझे एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं होंगे। ये बात समझ आ रही है। तो हम जो अभी काम कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पे मसले हो सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? जबरदस्त जबरदस्त। क्लियर है? कितने लोगों ने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया था? और जिन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने कैपिटलाइज नहीं किया होगा, टेक्निकली उन्होंने सही लिखा, लेकिन हम इसका वाइस वर्सा रिस्क लिखेंगे, बिकॉज हम हमेशा ये एज्यूम करेंगे कि मैनेजमेंट एसेट को ओवरस्टेट करेगी, एक्सपेंसेस को, और वो कब कर सकती है, जब एक्सपेंस वाली चीज को क्या कर देगी, कैपिटलाइज कर देगी। बच्चों यहां तक बाजी मेरे भाई। वापस थोड़ा सा जोर से बोलोगे मेरे भाई? नहीं, मैंने आपसे कहा देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड द मैनेजमेंट मे हैव कैपिटलाइज्ड। इस $5 मिलियन में से शायद कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो कि कौन से होंगे, रेवेन्यू नेचर के होंगे। मैनेजमेंट ने उसको भी क्या कर दिया होगा, कैपिटलाइज कर दिया होगा, जो कि आईएफआरएस के खिलाफ है। क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, जब उसने $5 मिलियन का आपको ब्रेकअप नहीं दिया, वह चीजें नहीं दी, तो फिर तो फुल टॉस है ना। और जब फुल टॉस है तो आपने सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करना।
अभी आज की क्लास में इसी रिस्क का हम क्या कर रहे होंगे, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। डन हो गया मेरे भाई? अच्छा, अब जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। तो ये पुराना लिख दिया हमने सारा जो हमने पढ़ा था। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो क्या स्टार्ट करने